हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल छोटा मास्टर। मेरा नाम है चिराग गढ़वालिया और ये हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो होगा जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ इस पर। और ये चैप्टर 1 है सिविक्स का, क्लास 9th आईसीएससी का, जो है आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आओ पढ़ाई करें। सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो मतलब देखेंगे वो है आर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। चैप्टर का नाम है आर कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है हमारा संविधान। हमारे संविधान से मतलब है भारतीय संविधान, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं। तो आर कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है हमारा संविधान, यानी कि भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान क्या चीज़ है, अब सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे हम कि भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान के अंदर हमारे देश के जितने भी नियम कायदे कानून हैं वो सब कुछ इसके अंदर लिखे गए हैं। इसके अंदर हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, उन चेंज को हम अमेंडमेंट कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा देश चलता है। और जो जैसे कोई भी इलेक्शन होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ऐसी इस तरीके की बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है वो पूरे दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और सबसे अच्छा संविधान यही माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, और सबसे लंबा संविधान भी यही है। तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी डेट ऑफ जो अडॉप्शन थी वो क्या थी। तो इसकी जो डेट ऑफ अडॉप्शन थी, डेट ऑफ अडॉप्शन का मतलब होता है जब ये लीगलाइज्ड तरीके से मतलब कह दिया गया था कि हाँ ये बन गया है, लेकिन तब तक उसे लागू नहीं करा गया था, यानी कि तब तक वो एनफोर्समेंट में नहीं आया था। तो डेट ऑफ अडॉप्शन हम इसकी कहेंगे, इसकी डेट ऑफ अडॉप्शन है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 में ये पूरा बन के तैयार हो गया था। इसकी तीनों रीडिंग्स पूरी हो गई थी। इस पर 3 रीडिंग्स हुई थी, मतलब रीडिंग्स एक बार पढ़ के देखा था, इसे कभी कोई गलती तो नहीं है। तो 3 बार इसकी रीडिंग्स हुई। तो तीसरी रीडिंग 26 नवंबर 1949 में 1949 में 26 नवंबर 1949 में इसकी वो पूरी हो गई थी। ठीक है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर अब देखो, जब अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद करा था, हमारे देश को आज़ाद करा था, तो वो भी सोच रहे थे कि अगर हमने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो ये इनके जो देश में सब में पूरे में दंगे हो जाएंगे और लड़ाई वड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि इनकी एक असेंबली बना देते हैं, जो कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा। चुनाव होने के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पूरा मिलकर एक संविधान बनाएगी, जिसकी वजह से इनका देश पूरा चलेगा और ना पूरे देश में कभी लड़ाई दंगे होंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं आगे पढ़ता हूँ इसे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उस दिन इंडिया जो है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है अब इसके बाद से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। या आपने एक मूवी में डायलॉग सुना होगा जो कि ऋतिक रोशन की मूवी है, उसके अंदर ये डायलॉग है। तो वो भी मतलब संविधान हमें यही बताता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो रूल्स हैं, हमारे जो देश के नियम बनाए हुए हैं, सबका सेट बनाया हुआ है। उसकी वजह से, जिसकी वजह से हमारा देश चलता है, हमारे देश की जो सरकार है वो चलती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो सरकार भी नहीं चलेगी। इट रेगुलेट्स द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब सबसे पहली बात, हमारे जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। उसके 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक तो है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। अब इन तीनों का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव के अंदर जैसे कोई भी कानून है उसे लेजिस्लेटिव के अंदर बनाया जाता है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता है। इम्प्लीमेंट का दूसरा ऑर्गन का काम है। तो जो लेजिस्लेटिव है वो नियम को बनाएगी, किसी कानून को बनाएगी। जो लेजिस्लेटिव होगा वो क्या करेगी? नियम को किसी को बनाएगी। और जो एग्जीक्यूटिव होगी, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज़ को लागू करना देश के अंदर। तो जब एग्जीक्यूटिव जो काम करेगी वो करेगी उस नियम को देश के अंदर लागू करने की, मतलब वो फोर्स में उसे लाने की। ठीक है। तो यानी कि लेजिस्लेटिव नियम बनाएगी, एग्जीक्यूटिव नियम को जो है देश में लागू कर देगी। और जुडिशरी जो है, जुडिशरी का ये काम है, जैसे कभी किसी ने क्राइम कर दिया, जैसे मान लो किसी ने कहीं चोरी कर दी, तो उस जुर्म की सज़ा जो मिलेगी वो जुडिशरी देगी। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब इंटर रिलेटेड कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर देखो, अगर कभी मान लो लेजिस्लेटिव ने अपना काम नहीं करा, कोई नियम नहीं बनाया, कोई कानून नहीं है जैसे मान लो, तो लेजिस्लेटिव ने कानून नहीं बनाया तो वो एग्जीक्यूटिव का फिर वो काम भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो उसे नियम को लागू करेगा। जब नियम बना ही नहीं है तो लागू कहाँ से होगा?
फिर जो जुडिशरी है, जुडिशरी भी तो तभी फैसला सुनाएगी जब उस नियम का कोई मतलब जैसे उस कुछ जुर्म करा है उसके ऊपर जो सज़ा है, जब वो सज़ा बनाई नहीं है तो वो कैसे सज़ा दे दे। ठीक है, तो अगर मान लो चलो लेजिस्लेटिव ने कोई नियम बना भी दिया, फिर एग्जीक्यूटिव की बारी है, एग्जीक्यूटिव को वो नियम जो लागू करना है, एग्जीक्यूटिव ने नियम लागू नहीं करा तो जो जुडिशरी है वो उसके ऊपर फिर से कैसे वो दे सकती है, फिर फैसला किसी भी काम, कोई भी जैसे केस है उसके ऊपर फैसला कैसे दे देगी। अब बात आती है जुडिशरी की, चलो मान लो किसी ने इसने लेजिस्लेटिव ने नियम बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने नियम को लागू भी कर दिया देश के अंदर, लेकिन जो जुडिशरी है, अब जो जज मतलब बेकार है, मान लो जज जो है वो कर रहा है, पक्षपात कर रहा है किसी के साथ और गलत तरीके से फैसला सुना रहा है, तो वहाँ भी गलत हो रहा है वो। तो इसलिए तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, अगर एक चीज़ नहीं होगी तो बाकी दोनों चीज़ें फिर काम की नहीं रहेंगी। ठीक है, फिर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने का एम है, उसका एम क्या है, स्मूथ गवर्नेंस रखना देश के अंदर, ताकि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो मतलब अच्छी तरीके से रह सकें, उनके भले के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो स्मूथ गवर्नेंस की जगह फिर रफ गवर्नेंस भी आ सकती है। और रफ गवर्नेंस का मतलब क्या है, रफ गवर्नेंस का मतलब है कि मतलब बेकार गवर्नमेंट हो जाएगी बिल्कुल, और उसकी वजह से देश में दंगे वंगे ऐसे होते रहेंगे कुछ भी। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विश अ कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्की और अ डिक्टेटरशिप। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका यही प्रिंसिपल है एक, कि जो ये है कि जो राजा का बेटा रहता था पहले, उसका राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन अभी से कॉन्स्टिट्यूशन ने ख़त्म कर दिया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो वो ख़त्म हो गया। तो अब वही बन सकता है, जैसे हम किसी का चुनाव में हम किसी को वोट देंगे, जो 18+ होते हैं वो वोट देते हैं, तो जब वो उसे वोट देंगे तब अगर जिसके ज़्यादा वोट होंगे बस वही बन सकता है, यानी कि जिसे जनता ने ज़्यादा पसंद करा होगा बस वही बन सकता है, उनका जो नेता होगा, लीडर जो होगा उनका। ठीक है, देखते हैं हम कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट कैसे हुए थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो वो इलेक्ट कैसे हुए थे। तो एक थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो थी लोअर हाउस। आज के टाइम पे लोअर हाउस जो है वो लोकसभा है, लेकिन उस टाइम पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई थी उसे कहते थे तब लोअर हाउस। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो जो लोअर हाउस था उस टाइम पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी के ही लोगों ने इनडायरेक्टली तरीके से, यानी कि उसी के ही लोगों ने मिलके जो चुनाव करा था, अंदर ही अंदर वो चुनाव हुआ था, उसे इनडायरेक्टली बोलते हैं, अंदर ही अंदर जो चुनाव हुआ था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन सबको इन्होंने इलेक्ट करा था। ठीक है, तो जो इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल असेंबली थे वो हेल्ड हुए थे जुलाई 1946 में। तो यानी कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो वो हुए थे इलेक्शंस जो इन्होंने करे थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो हुए थे जुलाई 1946 के अंदर। ठीक है, अब जो दिसंबर 11 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 11 दिसंबर 1946 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो बनाए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हो गया था तो उसका जो प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। तो जो द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिमांड द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान। तो जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बॉयकॉट करते हुए ये कहा कि उन्होंने अपनी डिमांड रख दी कि हमें पाकिस्तान के नाम की एक स्टेट चाहिए, हमें अलग अपना एक देश बनाना है। स्टेट का मतलब यहाँ देश से है, तो इन्हें पाकिस्तान नाम का एक अलग देश चाहिए था। तो मुस्लिम लीग एक लीग थी, मुस्लिम लीग, उसके अंदर सब लोग मुस्लिम ही थे, तो उन्होंने बॉयकॉट करा था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ताकि वो अपना एक अलग देश बना सके जिसका नाम वो रखते पाकिस्तान। तो उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली द मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द टेरिटरीज विच वेंट टू पाकिस्तान विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो जब बंटवारा हो गया फिर पाकिस्तान उन्हें दे दिया गया, तो जो लोग मेंबर्स थे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फिर उन्हें भी निकाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, क्योंकि अब वो जो है वो पाकिस्तान में जा चुके थे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द मेंबरशिप द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टूड एट 299 अगेंस्ट द ओरिजिनल नंबर ऑफ 385 मेंबर्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर टोटल जो आदमी थे वे थे 385, लेकिन अब जो बचे थे वो थे सिर्फ 299। तो अब जो ये कम हो गए थे 385 टोटल इनकी स्ट्रेंथ थी पहले, लेकिन अब पाकिस्तान बट गया था तो उसके बाद अब ये बचे थे 299। ठीक है, तो जो 385 मेंबर्स थे इनके अंदर भी क्या था कि जो 292 तो इनमें से इलेक्टेड थे, यानी कि 292 जो थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली वाले लोगों ने इन्हें इलेक्ट किया था, और जो बचे हुए 93 थे वो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आए थे। प्रिंसली स्टेट क्या थी, जहाँ पे राजा महाराजा का राज था, जैसे कहीं पे किसी भी नवाब का राज है उस टाइम पे देश के अंदर, कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर, तो उन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। तो उनकी तरफ से 93 बंदे आए थे, यानी कि 93 स्टेट्स से उन्होंने अपनी तरफ से, हर एक राजा ने अपनी तरफ से एक एक आदमी को भेज दिया था उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 93 आदमी तो वैसे आ गए थे। ठीक है, अब है कि द वाइड रेंजिंग मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल शेड्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन।
तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करा गया, उसके अंदर हर एक आदमी को मौका दिया गया जो मेंबर बनने का। पहले तो सिर्फ उसके अंदर जनरल कैटेगरी है उसी के लोग थे और मुस्लिम थे और सिख थे, लेकिन उसके बाद उसके अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी रख दिया गया, फिर उसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, और हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं मतलब बाकी की, और उन सबको इसके अंदर रख दिया गया था। फिर बाद में इंडियन क्रिश्चियंस को, इन सबको इन्होंने रख दिया गया, बाद में रखा था। लेकिन तो पहले तो सिर्फ यही थे जनरल कैटेगरी मुस्लिम्स एंड सिख्स, लेकिन इन्होंने कहीं भी भेदभाव नहीं करा कि कोई गोरा काला है या फिर किसी और जात का है या किसी और धर्म का है, किसी और जाति का। तो ऐसे इसके अंदर भेदभाव नहीं हुआ था, सबको इसके अंदर मौका मिला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर बनने का। तो अब ये है कि हर कम्युनिटी को किस किस ने रिप्रेजेंट किया था, कुछ के नाम इसमें बता दिए हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए बताए हैं। तो ये है कि द एंग्लो इंडियंस वर रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर फ्रैंक एंथनी। जो एंग्लो इंडियंस हैं, एंग्लो इंडियंस कौन है? एंग्लो इंडियंस है जैसे या तो उनके फादर जो हैं वो इंग्लैंड के हैं या उनकी मदर इंग्लैंड की है, और जो उनके फादर हैं वो या तो इंडिया के हैं या फिर उनकी मदर इंडिया की, मतलब दोनों में से एक पेरेंट जो है वो या तो इंग्लैंड का है या फिर इंडिया का है, तो वो एंग्लो इंडियन कहते हैं उन्हें। तो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए एक थे मिस्टर फ्रैंक एंथनी और एक थे मिस्टर SH प्रेटर, ठीक है। और जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए थे डॉक्टर HC मुखर्जी और थे जोसेफ डिसूज़ा। ये दो लोग थे जिन्होंने इंडियन क्रिश्चियंस को जो है रिप्रेजेंट करा था। और पारसीज़ को रिप्रेजेंट करा था डॉक्टर HP मोदी ने। एक आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन है रतन टाटा भी पारसी हैं। तो दो द मुस्लिम लीग हैड बॉयकॉटेड द असेंबली वर स्टिल 2 मेंबर्स। अब देखो मुस्लिम लीग ने जो है बॉयकॉट कर देता इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, लेकिन इसके अंदर अब भी 2 लोग रह गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो पाकिस्तान में नहीं गए, जिन्होंने इसे अब भी रिप्रेजेंट करा, मुस्लिमों को अब भी रिप्रेजेंट करा। तो उनके नाम थे ज़फ़र इमाम एंड मोहम्मद सादुल्लाह। तो इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करा और सिख्स को रिप्रेजेंट करा था सरदार हुकुम सिंह ने और उज्जवल सिंह ने। इट कैन बी सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ट्रूली नेशनल इन कैरेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूरे तरीके से नेशनल इन कैरेक्टर थी, यानी कि उसने हर एक आदमी को लेकर चला था। ये नहीं देखा किसी की जाति क्या है, किसी का धर्म क्या है, या फिर कोई गोरा है काला है, ऐसा कुछ नहीं देखा, सबको इसने अपने साथ लेके चला। तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो था ये प्रपोज करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने करा था इसे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को अपनी तरफ से प्रपोज। तो क्या करा था इन्होंने? तो इन्होंने करा था 13 दिसंबर 1946 में, यानी कि दिसंबर 13, 1946 को इन्होंने प्रपोज करा। इसके अंदर इन्होंने हाईलाइट करे थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल गोल्स, यानी कि जो हम प्राप्त करने हमारे भारत देश को, ऐसे कुछ नेशनल गोल्स थे जो इन्होंने दिए। वो थे कि फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट अ रिपब्लिक, जो आज़ाद भारत है वो और कुछ नहीं होगा, मतलब वो रिपब्लिक होगा जिसके अंदर हम खुद अपने नेताओं को खुद इलेक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। और द स्टेट वुड सेफगार्ड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो जो देश है हमारा वो जितने भी राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के और बैकवर्ड क्लासेस के, मतलब माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं हमारे देश में जिनकी संख्या कम है वो, और जो बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और OBC भी कह सकते हैं, तो इनके लिए जो इन्होंने कुछ जो राइट्स थे वो सेफगार्ड करके रखने थे इस देश के अंदर। तो द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने प्रपोज करे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो पास हो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जनवरी 22, 1947 पे, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो अब हम देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी एक कमेटी बनाई गई थी जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसको एक काम सौंपा गया कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करे, और उसके जो चेयरमैन बनाए गए वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो बाबा साहेब के नाम से भी जाने जाते हैं, हम ज़्यादातर लोग उन्हें बाबा साहेब ही कहते हैं। तो उनकी जो चेयरमैनशिप है, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण किया गया था, और बाबा साहेब को ही फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे कि बाबा साहेब का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो क्या था। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे वो जाने जाते थे बाबा साहेब के नाम से, वो आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, मतलब उनका ही सबसे बड़ा योगदान है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ही वॉज एन एमिनेंट जूरिस्ट, उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर रखी थी, इकोनॉमिस्ट उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रखी थी, और पॉलिटिशियन उन्होंने राजनीति भी कर रखी थी, और सोशल रिफॉर्मर यानी कि वो समाज सुधारक भी थे। तो द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय बाबा साहिब प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड प्रोटेक्शंस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सिविल लिबर्टीज़
for individual citizens, including freedom of religion, the abolition of untouchability, social rights for women, and a system of reservation of jobs in the government services for members of scheduled caste and scheduled tribes। तो जो बाबा साहिब ने अपना टेक्स्ट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इन्होंने कहा था कि सबको जो है इंडिविजुअल सिटीजन्स को हर किसी को बराबर हक मिलना चाहिए और फ्रीडम मिलना चाहिए हर किसी को रिलीजन का, कि वो किसी भी रिलीजन में जा सकता है। अगर वो हिंदू है तो अगर वो मुस्लिम बनना चाहता है या बौद्ध धर्म में जाना चाहता है या जैन बनना चाहता है तो बन सकता है, या फिर अगर वो मुस्लिम है तो हिंदू धर्म में आना चाहता है, किसी में भी जाना चाहता है तो वो कोई भी नागरिक किसी भी धर्म में जा सकता है, उसको ये राइट है। फिर द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिनको अछूत कहा जाता था वो थे छोटी कास्ट के, तो लेकिन इन्होंने उसका बहिष्कार करा अछूतता का, और इन्होंने कहा कि अब मतलब ऐसा नहीं होगा, अछूतता नहीं फैलाई जाएगी। फिर सोशल राइट्स फॉर वेमेन, सोशल राइट्स थे वेमेन के लिए, औरतों का, फिर इन्होंने और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट करा ताकि औरतें जो है आगे बढ़ सकें। पहले औरतें जो है बस आदमियों से मतलब हमेशा पीछे ही रहती थी, वो कभी भी आगे आने की कोशिश नहीं करती थी, लेकिन बाबा साहेब ने उन्हें प्रोत्साहित करा कि वो ताकि और आगे आ सकें, ठीक है। और इन्होंने जो है जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनके लिए इन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जो जॉब्स हैं उनमें भी इन्होंने रिजर्वेशन दिया, यानी कि इन्होंने आरक्षण दिया एससी और एसटी को। इन ऑर्डर टू शेप इंडिया इनटू अ कंप्लीट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक in which the liberty and dignity of the individual is ensured along with national integrity, बाबा साहिब incorporated the following principles in the Constitution of India। अब बाबा साहिब के जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा था उसके प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द कंट्री टुगेदर बोथ इन पीस एंड इन वॉर। तो ये था कि वो वर्केबल हो, कि वो सही से अपना काम कर सके, वो फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल का मतलब उसके अंदर आगे चल के कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कि उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया या फिर किसी चीज़ को हटा के कुछ नई चीज़ ला दी। फ्यूचर में कुछ भी अगर होता है तो उसी के टाइम के हिसाब से उसमें बदलाव आते रहें, ये भी फ्लेक्सिबल, ये भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो और वो स्ट्रॉन्ग भी है। स्ट्रॉन्ग वो इसलिए क्योंकि पूरे जब वो देश की पूरी गवर्नमेंट को चला रहा है तो देखो स्ट्रॉन्ग तो वो हो गई, और वो देश के अंदर शांति बना के रखता है कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कोई नियम कायदे कानून नहीं होंगे और कोई भी कहीं भी कुछ भी चोरी कर सकता है और किसी को मार भी सकता है, तो उसकी फिर किसी को सज़ा नहीं मिलेगी अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस देश के अंदर। तो प्रोवाइडिंग स्पेशल सेफगार्ड्स टू द माइनॉरिटीज़ एंड सर्टेन क्लासेस हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो इन सबको माइनॉरिटीज़ में जो हैं इन्हें आरक्षण मिला, और जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल जुडिशरी एंड यूनिफॉर्मिटी इन फंडामेंटल लॉज टू इंटीग्रेट इंडियन सोसाइटी। सिंगल सिटीजनशिप रहेगी, यानी किसी के पास एक ही, मतलब सबके पास एक नागरिकता रहेगी, भारतीय नागरिकता। कोई ऐसा नहीं है कि हम यूपी के हैं तो हम यूपी की नागरिकता लेंगे, और हम एमपी के हैं तो हम एमपी की नागरिकता लेंगे। नागरिकता एक ही रहेगी, वो रहेगी भारतीय नागरिकता। और सिंगल जुडिशरी रहेगी। हमारे देश के अंदर जुडिशरी सिस्टम में 3 कोर्ट्स होते हैं, एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट और एक है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर छोटे छोटे कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट के अंदर हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है एक, और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं देयरफॉर ही प्रपोज्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे देश की जो सरकार है, सेंटर में जो सरकार रहेगी, यानी कि जो पूरे देश को चलाएगी, इस समय पे बीजेपी है पूरे देश को चलाने वाली, सेंटर में वही है, तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो है कि हमारे पूरे देश के अंदर जो अनुशासन बना रहे और पूरा देश अच्छी तरीके से चलता रहे, कहीं भी लड़ाई दंगे ना हो। अब रीडिंग्स क्या है, रीडिंग्स कैसे कैसे हुई इसकी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी रीडिंग इन्हें चेक करने के लिए रीडिंग्स हुई, 3 रीडिंग्स हुई थी पूरी टोटल। इसके बारे में बता देता हूँ। तो द ड्राफ्ट वॉज डिस्कस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्लोज बाय क्लोज सिंस नवंबर 4, 1948। पहली जो रीडिंग थी वो नवंबर 4, 1948 को हुई। फिर देर आफ्टर द ड्राफ्ट अंडरवेंट द सेकंड रीडिंग विच वॉज कम्प्लीटेड ऑन अक्टूबर 17, 1949। 1949 में 17 अक्टूबर को इसकी दूसरी रीडिंग कंप्लीट हुई। फिर तीसरी रीडिंग जो कि फाइनल रीडिंग थी वो कंप्लीट हुई नवंबर 26, 1949 में, ठीक है। तो इसे कितना टाइम लगा अब कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इट टुक नियरली 3 years फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे पूरे 3 साल लगे थे ताकि ये पूरा फाइनली तरीके से पास हो सके कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूरे 3 साल लगे थे इसे। एट द टाइम ऑफ इट साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ था तब इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे इसके अंदर। तब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे अब हम। आफ्टर द साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली द क्लॉजेज रिलेटिंग टू सिटीजनशिप एंड सम अदर्स केम इनटू फोर्स इमीडिएटली। जब कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो गया था
उसके बाद जो तुरंत जो कानून ला दिए गए थे देश के अंदर वो थे सिटीजनशिप से रिलेटेड यानी कि नागरिकता से रिलेटेड, और दूसरे कुछ और भी ऐसे कानून थे जो इन्होंने तुरंत ही ला दिए गए थे देश के अंदर। तो फिर दिस वॉज टू एनेबल पर्सनस डिस्प्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन टू रजिस्टर दमसेल्व्स एंड इंडियन सिटीजन। अब जिसे जाना था पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर चला गया, अब जिसे इंडिया के अंदर रहना था तो सबको अपना, जो इंडिया के अंदर रह रहे थे उन सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना था इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए। तो तब सबको नागरिकता मिल गई थी इंडियन सिटीजन की जो कि इंडिया में रह रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन November 26, 1949। तो जब हमारा पूरा संविधान बन के तैयार हो गई, उसकी रीडिंग तीनों पूरी हो गई, वो हुई थी 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, तो उस दिन को हम मानते हैं कि ये हमारे जो संविधान है उस दिन पूरा बन के तैयार हो गया था। तो द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 26, 1950। 1950 में 26 जनवरी पे इसे जो हमने देश के अंदर लागू कर दिया था, फिर तब से कॉन्स्टिट्यूशन चलता आ रहा है। विद द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सी राजगोपालाचारी बिकेम द गवर्नर जनरल। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आया तब सी राजगोपालाचारी हमारे गवर्नर जनरल बने इस देश के। इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को रिप्लेस कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अंग्रेज़ थे, वो पहले हमारे गवर्नर जनरल थे, इनसे पहले वही थे हमारे गवर्नर जनरल, लेकिन जब संविधान बन गया तब बनाए गए सी राजगोपालाचारी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द प्रोविजनल पार्लियामेंट अंटिल द न्यू जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1951 to 52। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई गई थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट वो तब तक बनाई गई थी जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, और इलेक्शंस हुए थे 1951 में शुरू हुए थे, 52 में ख़त्म हो गए थे, यानी कि 1951 के एंड में वो चालू हो गए होंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन। जो राजेंद्र प्रसाद थे हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, फिर उन्होंने ही फिर वही हमारे भारत के बाद में राष्ट्रपति बन गए, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति वही बने थे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ जनवरी 26। अब जनवरी 26 का सिग्निफिकेंस क्या है? 26 जनवरी की सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 26 जनवरी पे 1929 में, यानी कि 1929 में जनवरी 26 पे इन्होंने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने अंग्रेज़ों से मांग करी थी पूर्ण स्वराज की उस दिन। तो उसके बाद इन्होंने फिर अब आप सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी जो है वो डेट इन्होंने रखी क्यों? अभी किसी और दिन भी वो कर सकते थे उसे लागू, जब वो पहले बन के तैयार हो गया था उसी दिन कर देते जिस दिन तैयार हो गया था बन के, या फिर बाद में किसी भी दिन कर सकते थे, लेकिन 26 जनवरी वाले दिन ही क्यों? अब 26 जनवरी वाले दिन इसलिए करा क्योंकि 26 जनवरी 1929 में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेज़ों से। तो फिर उसी को ही पूर्ण स्वराज मानते हुए अब जब हमारे देश का रिपब्लिक बन गया था, अब हमारा पूरा देश रिपब्लिक डे आ गया हमारा, तो फिर इन्होंने सोचा कि जनवरी 26 पे इसे लागू करा जाए, तो उसकी वजह से हमारा रिपब्लिक डे बनता है आज। ठीक है, तो ऑन अचीविंग इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 बिकेम द इंडिपेंडेंस डे, और 15 अगस्त 1947 हमारा देश का इंडिपेंडेंस डे बन गया, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस, और जनवरी 26 बन गया हमारा रिपब्लिक डे। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।